आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाकिर नगर वेस्ट इलाके में। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं मुसलमान माशी, सियासी और तालीमी लिहाज से आज़ादी के 68 बरस गुजर जाने के बावजूद क्यों पिछड़ा हुआ है, और जो मुस्लिम कॉलोनियां हैं उनमें किस तरह की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं, क्या बुनियादी सहूलियात भी इलाके में है या नहीं। दिल्ली के या पूरे हिंदुस्तान के जिस भी मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो कमोबेश एक ही तरह की परेशानियां, एक ही तरह की दिक्कतें, बुनियादी सहूलियात तक लोगों को मुहैया नहीं कराई गई हैं। बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों की परेशानी है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, अहले इलाका हैं। हम सबसे पहले प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे यहाँ की लोकल किस तरह की परेशानी है, किस तरह के मसाइल। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं जाकिर नगर वेस्ट RW कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ। इरकान चौधरी मेरा नाम है। बड़े दुख के साथ में हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि साहब ये इधर फ्रेंड्स कॉलोनी है, इधर जाकिर नगर है, लेकिन इतना बड़ा फर्क है। हमारे साथ में पक्षपात किया जाता है प्रशासन की तरफ से। हमारे मकानों को लोन नहीं मिलता, हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं होते और इससे और कई चीजें आगे हटके है। चलो ये ना मिले, हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीछे कुछ दिनों में अभी डेमोलेशन की मुहिम चल रही है। एक मकान को तोड़ने के नाम पे घोड़ों की फोर्स, औरतों की फोर्स, लड़कियों की फोर्स, इस टाइप की फोर्स लेकर हमें टेरर के नाम पे डराया जाता है यहाँ लाने के बाद में। जबकि हमारे 2 आदमी खड़ा के हम तो ऐसे आदमी है कि डेमोलेशन करना है, हमको चाय पिलाएंगे। अभी आपने पीछे देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की इस टाइप की कमेंट्स हमारे बारे में आती है। हमारा मन दुखता है। लाख लाख रुपए गज की हमने जमीनें खरीद कर अपना घर बना के रह रहे हैं। कोर्ट्स को हम तो उसमें पार्टी नहीं बनते। हमें तो पता नहीं लगता कि क्या कहा जा रहा, हमारे बारे में कौन एफिडेविट देता है। मैं दावे के साथ गारंटी करता हूं कि आप जामिया नगर थाने का कंपेयर कर लीजिए किसी दिल्ली के बेस्ट थाने से। क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइज क्राइम है, कौन से मर्डर है, कौन सी ड्रग्स का काम होता है। सबसे ज्यादा पीसफुल लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन साहब उनके साथ बिहेव ऐसा करा जाता है कि ये एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पे कोई लैंड ऑर्डर नहीं है। इस टाइप की कमेंट्स कोर्स आती है तो हमारा बड़ा मन दुखता है। तमाम बुनियादी सुविधाएं हमारे यहाँ पे नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उसके बाद किसी बैंक में चले जाओ तो जाकिर नगर के नाम पे कोई पूछने को तैयार नहीं है। किसी स्कूल में चले जाओ, किसी बच्चे को एडमिशन के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा दुख होता है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्लीज हमें भी इंसान समझिए साहब। हम भी इसी देश के बाद निवासी हैं, हम भी वही टमाटर खाते हैं जो आप खाते हैं। इलाके के मसाइल रखा कि इलाके का बैंक में कहीं लोन नहीं होता, उसके अलावा बुनियादी सहूलियात की बात किया, इसके अलावा तासुब की बात की, और किस तरह की दिक्कतें हैं। मुझे इस बात को लेके कभी कभी बहुत ताज्जुब होता है कि अगर हमारे ओखला में सफाई नहीं हो रही है, हमारे ओखला में पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, हमारे ओखला में जुमे के दिन खास तौर से 1 बजे बत्ती काट दी जाती है, कभी 12:30 बजे बत्ती काट दी जाती है, तो इसकी वजहें क्या हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान तो अपनी जगह पे है, ये हिंदुस्तान है। हम सीना ठोक के कहते हैं कि ये ओखला हिंदुस्तान है। ओखला की आवाम के सीने में अगर झांक के देखें तो हिंदुस्तान का इतना दर्द है, इतनी मोहब्बत है हिंदुस्तान से कि वो अपने फौजियों को खून देने को तैयार है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये मसला जाकिर नगर का या फिर ओखला का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जहां भी कोई इलाका मुस्लिम कम्युनिटी का है, जहां सिर्फ मुसलमान बसते हैं, वहां सफाई, बिजली, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम हर मौके पर ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ दोहरा सलूक किया जा रहा है। यहाँ हर मामले में मुसलमानों को पीछे रखा जाता है। लेकिन हमारे देश के हमारे हिंदू भाई ये नहीं समझते हैं, यहाँ की हुकूमत ये नहीं समझ रही है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में जितना यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने साथ दिया है, उतना ही मुसलमान भाइयों ने साथ दिया है। आजादी से लेकर आज तक हर मोड़ पर मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। कारगिल में कितने मुसलमान शहीद हुए, और हिंदुस्तान में आप आजादी को लीजिए और किसी भी मसले को लीजिए, यहाँ के हमारे मुसलमान हर मसले में आगे रहे हैं। फिर यहाँ जो फैसिलिटीज हिंदुस्तान में दी जाती हैं वो मुसलमानों को क्यों नहीं दी जाती हैं? सबसे बड़ी बात यह है, हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि इन इलाकों का जायजा लें, यहाँ के हालात को देखें, यहाँ सफाई कराएं। ना जाने कितने बच्चे यहाँ पर, कितने इलाकों में ऐसा होता है बीमारी की वजह से पूरा इलाका परेशान है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। हमें देखना चाहिए और यहाँ इंसानियत के नाते हम इंसानियत के दर्द को समझें और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमारे यहाँ के पुरखों ने, मुसलमान पुरखों ने, बड़े बड़े शायरों ने ऐसे ऐसे शेर कहे हैं जिसको आज पूरा हिंदुस्तान गाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तरह से इनका कहना है कि खास तौर से मुस्लिम होने की वजह से इलाके में जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए, चाहे वो बिजली की बात करें, सफाई की बात करें, तो वो नहीं है। जानबूझ के ऐसा सलूक किया जाता है।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये बात एक मुसल्लम हकीकत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ कमियां आ रही हैं वो एक एजुकेशन के न होने की वजह से, तालीम के न होने की वजह से, सही एक खिदमत न होने की वजह से। जैसे मैं आपसे एक मिसाल शेयर करूंगा, वो ये है कि एक बाप जब एक बच्चे की सही तरबियत करता है तो कल वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उस बाप के लिए फख्र का बाइस बनता है। वैसे ही अगर हुकूमत हम पे सही मेहनत करे और हमको अच्छी नजर से देखे और हमको पाले और पोसे तो इंशाअल्लाह कल हम अबुल कलाम आजाद बनेंगे और अबुल कलाम आजाद की तरह पूरे आलम में इस हिंदुस्तान को रोशन करेंगे। और यही हमारा मकसद है और इसी के लिए हम जीते हैं और जिएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है अगर मौका मिलेगा, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मुसलमान तरक्की करेंगे और मसाइल का हल होगा। देखिए, जहाँ तक मसला है तो पूरी तरीके से हुकूमत भी जिम्मेदार नहीं है। जो यहाँ के जो एमएलए हैं वो मुस्लिम हैं, काउंसलर भी मुस्लिम हैं, और फिर मुस्लिम होने के बावजूद भी अभी तक तो ये लगाया जाता था नारा कि भाई हमारा एमएलए कोई दूसरा है, मुस्लिम है ही नहीं। इस वजह से मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ती जा रही है। मगर एमएलए भी मुस्लिम है, काउंसलर भी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी अगर तासुब बढ़ता जा रहा है तो दूसरी बात तो ये बहुत सरासर गलत है। इसके लिए अवाम को भी आवाज उठानी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक यहाँ पे डेमोलेशन का मामला है, जहां तक इनहदामी कार्रवाई का मामला है, तो इसमें इलाके के जिम्मेदार लोगों की भी गलती है। जामिया नगर के बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने खुद स्टे लेके रखा है। इधर किसी तीसरे की बिल्डिंग बनती है, चौथा स्टे लेके रख लेता है, तो उसमें क्या होगा भाई? इनहदामी कार्रवाई की सूरत तो होगी यही। बिल्कुल, जिस तरह से आपस में बिल्डरों में की वजह से इलाके में इनहदामी कार्रवाई चल रही है, अब जिस तरह से बात हुई अपॉर्चुनिटी की, मौके की, अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कहना है कि सबको यकसा मौके दिए जाएंगे, उसमें किसी कौम, किसी मजहब को नहीं वो किया जाएगा, सबको मौके दिए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे पहले 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने एक नोट निकाला था, जो यंग इंडिया में पब्लिश हुआ था नोट, जिसमें यह कहा गया था कि मुसलमानों को, जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनको उनकी तादाद, जनसंख्या के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट और असेंबलीज में रिजर्वेशन दिया जाएगा। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने फिर ये स्टेटमेंट दिया कि हम मुसलमानों को, खासतौर से मुसलमानों को पूरी तरह से रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। हम रिजर्वेशन देंगे उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, एक वोट और एक इंसान, क्या आप उम्मीद करते हो कि मुसलमान सिर्फ 15% हैं और वो 85% वोट जो कि उनके खिलाफ पड़ते हैं या इस बार इस इलेक्शन में खिलाफ पड़े हैं, क्या 15% वोट 85% वोट का किसी भी तरह से मुकाबला करने के लिए काफी है? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर सरदारों की बात करें हम, जो कि 1.94% हैं, या क्रिश्चियंस की हम बात करें जो कि 2.64% हैं, वो अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से मौजूद हैं। 50% से ज्यादा उन इलाकों में हैं वो, और हम 50% होते हुए, 15% होते हुए भी हम हिंदुस्तान के तमाम शहरों में पूरी तरह से बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो वो अपनी तादाद, चूंकि उनकी तादाद किसी भी शहर में पूरी तरह से मौजूद है, कई शहरों में 50% से ज्यादा है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं। पार्लियामेंट में उनकी बात होती है, पार्लियामेंट में उनके मुद्दे उठते हैं। हमारी बात पार्लियामेंट में कहां से होगी जब हमारे 15% वोट के खिलाफ 85% वोट आके खड़ा हो जाता है। यूपी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर 80 एमपी की सीटें आ जाती हैं, एक भी हमारा नहीं आता है। महाराष्ट्र में जहां पर की 40 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और 48 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जहां पर एक भी हमारा नहीं आ जाता है। झारखंड ले लीजिए, एक भी नहीं आ जाता है। उत्तराखंड एक भी नहीं आ जाता है। एक मिनट शकील साहब, एक मिनट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट बात है। ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे 15% वोट, 85% वोट हमारे खिलाफ पड़ रहे हैं। वोट जबकि होता क्या है, होना क्या चाहिए, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं हमारे, उनका फर्ज ये बनता है कि वो हमें साथ लेके चले। जैसा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हम 125 करोड़ लोगों को साथ लेके चलूंगा। 125 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना तब सार्थक होगा या तब सच होगा जबकि पार्लियामेंट के अंदर अगर हम 15% हैं तो हमारा 15% रिजर्वेशन पार्लियामेंट के अंदर हो, हमारा असेंबली में 15% रिजर्वेशन हो। और अगर हम पब्लिक के द्वारा चुन के नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक वोट एक व्यक्ति का जो मानना है, 15% वोट 85% वोट से हार रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को ये नॉमिनेट करके भेजें, जैसे कि राज्यसभा में नॉमिनेट करके जाया जाता है, इस तरह से लोकसभा में नॉमिनेट हो। और ये सिर्फ मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर
पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। इजराइल में जहां पर कि अरब बहुत कम तादाद में है, वहां अरबों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया हुआ है। इसी तरह से सिंगापुर में रिजर्वेशन किया हुआ है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, उसने अपनी माइनॉरिटी के लिए, हिंदू के लिए 10% सीट रिजर्व की हुई है। हिंदुस्तान में आखिर वो चीज क्यों नहीं हो सकती, जबकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का रास्ता दिखाता है। हमारी डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कही जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा जमहूरियत होने के बावजूद इस तरह का सिस्टम हिंदुस्तान में लागू नहीं किया गया है और उसी की वजह से शायद मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनका हल नहीं हो पाता है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाकिर नगर वेस्ट में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के जरिए बात की जा रही है कि किस तरह के मसाइल हैं। मुसलमान आज़ादी के 68 बरस बीत जाने के बावजूद क्यों नहीं उभर पाया, क्यों मुस्लिम कॉलोनियों में जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुहैया नहीं कराई गई। और तमाम, चाहे वो दिल्ली की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तमाम कॉलोनियों में तकरीबन एक ही तरह के हालात नजर आते हैं। कुछ हमारे साथ ख्वातीन भी हैं। जी, क्या कहना है, किस तरह के मसाइल हैं? बच्चों को स्कूल्स में एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे सैनिटेशन कंडीशंस बहुत बुरी हैं। यहाँ पे सीवर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बारिश में सड़कें इतनी बुरी हो जाती हैं कि चलना दुश्वार होता है। दैट्स आई हैव टू स्पीक। बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर अच्छा स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पूरी तरह से सही से तालीम नहीं ले पाते। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, क्योंकि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चे हमारे साथ उस मोड़ पर आए हैं जहाँ पर हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमारी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि जितने बच्चे आए, 250 बच्चे मेरे पास आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, हमारे लिए कुछ करिए। तो मैंने उनके लिए ये किया कि मैंने उन्हें खुद पढ़ाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सब कहते हैं कि वहाँ के बच्चे जॉब भी नहीं पा पाते हैं। क्यों नहीं पा पाते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, सफाई नहीं दी जा रही। आधे से ज्यादा बच्चे घर पे बैठे होते हैं। रीजन पूछते हैं कि क्या वजह है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए हैं, पता चलता है कि बच्चे बीमार हैं। बच्चों के लिए पार्क, जबकि आप देख सकते हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 2-2 पार्क हैं और दोनों मेन गेट जो हैं वो उन्हीं की तरफ खुलते हैं, जबकि जाकिर नगर में उसके बैक साइड दे दी और वहाँ पे कूड़ा डाला जाता है, जिससे कि वहाँ से जो यहाँ के बच्चे हैं वो एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल, इनका कहना है जिस तरह का बच्चों के लिए माहौल होना चाहिए, जिस तरह से एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उस तरह का माहौल इलाके में गवर्नमेंट के जरिए मुहैया नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से बच्चे या तो पढ़ने नहीं जाते और अगर पढ़ते भी हैं तो उस तरह की एजुकेशन हासिल नहीं करते जिससे मसाइल का हल हो पाए और कहीं पर उनको नौकरी मिल पाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस तरीके का माहौल अभी क्रिएट किया जा रहा है, जो माहौल बन रहा है फ़िरका वारियत का या मुसलमानों के सिलसिले में मुख्तलिफ शुकूक और शुबहात का, तो हमें कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान में हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून बहा करके अपनी जानों को
शहीद कर करके सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले बाइज्जत शहरी हैं और इस हिंदुस्तान के खातिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी जान और माल को कुर्बान करेंगे, सबसे पहली बात। और एक मुसलमान होने के नाते जो ये शक व शुबा किया जाता है कि इनकी मोहब्बत जो है पाकिस्तान से है, तो ये गलत बात है। हमारा मुसलमान होने के नाते हमारा एक फरीज़ा है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि हमारा ईमान का एक जुज़ है कि हम अपनी वतन से मोहब्बत करें। दूसरी बात यह है कि हम कोई किराएदार यहाँ नहीं हैं, इस मुल्क के हम एक हकदार हैं। हम किराएदार की तरह नहीं रहेंगे और न रहना चाहेंगे और न इस वजह से इस मुल्क को आज़ाद कराया गया था। और हमें सवाल हुकूमत से ये करनी है कि ठीक है हम मजलूम हैं, हमको आपने दबाया, कहीं कर्फ्यू नाफिज करके हमारे बच्चों पे पाबंदी लगाई, हमारे नौजवानों पे पाबंदी लगाई, लेकिन उन गैर मुस्लिम भाई बहनों का और बच्चों का क्या जुल्म था कि जब किसी शहर में कर्फ्यू नाफिज होता है तो सिर्फ मुसलमान ही के बच्चे या मुसलमान ही परेशान नहीं होते हैं, बल्कि उस शहर में रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भी इस पाबंदी को झेल रहे हैं, तो उनका क्या जुल्म था। तो ये सोचने की जरूरत है। और इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जब तक ये सोतेलापन बाकी रहेगा ये हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। हमको समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शुरू में सवाल उठाया कि आज मुसलमान चाहे स्टेट लेवल पे हो या मुल्की सतह पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं भी सियासी, समाजी, मुआशी, अखलाकी हर एतबार से मुसलमान परेशान है, दो चार हैं। तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा राज है कि मुसलमान क्यों पीछे हैं। मुस्लिम जो इलाके हैं आप दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए, खास तौर से ओखला है, जाफराबाद है, सीलमपुर है, इन सब इलाकों का आप अगर दौरा करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या अबतरी पाई जाती है, मुसलमान किस तरह बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे सफाई सुथराई ना होने की वजह से तकरीबन हर घर में कुछ न कुछ लोग बीमार पड़े रहते हैं वहाँ पे। तो इन सब चीजों का जो मतलब कि राय होती है, इनकी जो खबरें होती है वो हुकूमत तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि हुकूमत हमेशा उस महल में रहती है जहाँ कभी लाइट नहीं जाती है। अस्पताल में तो लाइट चली जाती है लेकिन ऐवाने इख्तिदार में लाइट नहीं जाती है। मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम बच्चे एक एक दिन में 70 बच्चे, जब डेंगू का जमाना आता है तो 70 बच्चे मर जाते हैं, 100 बच्चे मर जाते हैं, लेकिन ऐवाने इख्तिदार में कोई नहीं मरता है। इसलिए मुसलमानों के जो मतलब के हक हैं, इनके जो मसाइल हैं, इनको सही तरीके से नहीं सुना जाता है। और हुकूमत ये ऐलान करती है कि हम मुसलमानों के साथ है। आप मुझे बताइए, आप मीडिया वाले लोग हैं, अब मीडिया बहुत ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं, और यकीनन हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप हमारी बातों को ऐवाने इख्तिदार तक पहुंचाते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ की जो हुकूमत है और वो ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान को अच्छी नजर से देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिल करके चले और हमारा साथ दे, तो आप ये बताइए कि कितने दिन ऐसे हुए हैं जब से नई हुकूमत बनी है हमारी, कितने वजीर ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम इलाकों का दौरा किया। बल्कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम मुस्लिम इलाकों में, सीलमपुर में जो मनोज तिवारी साहब है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने अपने इंतखाबी तशहरी मुहिम में ये कहा था कि हम यहाँ पे ऑफिस बनाएंगे और मुसलमानों की और यहाँ की जो आवाम की बातें हम उनको सुनेंगे। लेकिन आज अगर मनोज तिवारी से कोई मिलना चाहे तो 4-4 महीना गुजर जाता है। परेशानी यहाँ ऐसी है, यहाँ पे बिजली की फैसिलिटी देखिए, और कॉलोनी में मैं रह चुका हूँ, वहाँ पे एक बार फोन करते हैं 30 मिनट में बिजली वाले आ जाते हैं, ठीक कर जाते हैं। यहाँ पे मैं होल नाइट कॉल करता रहा, मुझे कंप्लेंट नंबर दिए गए पर रात भर कोई नहीं आया। अब इस टाइप की फैसिलिटी यहाँ दी जाती है, वो फिर ये डेवलप कैसे हो गया दिया। मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ एक तो एजुकेशन और हेल्थ पे बिल्कुल भी यहाँ की गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। एक यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जामिया यूनिवर्सिटी, उसको एक इतनी गलत नज़र से देखा जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक बहुत टारगेट बनाया हुआ है जामिया नगर को कि यहाँ पे मुस्लिम बढ़ ना पाए, और यहाँ पे एजुकेशन को लेकर बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि यहाँ पे रोड नहीं है, लाइट नहीं है। कल की बात है कि कल भी 4-4 घंटे का कट आउट जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लीडर है, यहाँ पे डेमोलेशन हो रहा है, गरीब लोगों को सताया जा रहा है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले डेमोलेशन हुआ था, जमुना किनारे पे जो झुग्गी झोपड़ी है उनको बिल्कुल साफ किया गया है। ये बिल्डरों के द्वारा कराया जा रहा है, न कि ये किसी गवर्नमेंट का है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम हर तरीके से परेशान रहे यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ जो तवज्जो देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से वो ये है सबसे पहले कि यहाँ पर जो भी डेमोलिशन किया जा रहा है इस इलाके में, उससे जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि कभी भी आते हैं किसी भी बिल्डिंग के तोड़ के चले जाते हैं।
दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अभी बरसात शुरू हो जाएगी, पानी बरस जाएगा, एकदम पानी भर जाता है। नमाज के लिए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग नमाज को मस्जिद को जाने के लिए तमाम उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई एमसीडी इस पे एक्शन लेने को राजी नहीं है। दूसरा जो जनता है, जो मतलब हम लोग हैं, अगर हम अपने नुमाइंदे को कहीं चुन के भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वहां खत्म नहीं हो जाती कि आप स्टेज पे बोले कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो उन तक पहुंचना आम आदमी के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो वहां पहुंच ही नहीं सकता, अपनी मसाइल को वहां रख ही नहीं सकता। उसको इस तरीके से बाहर से भगा दिया जाता है जैसे कि तुम हमारी आवाम ही नहीं हो, तुमने हमें जिताया ही नहीं है। तो एमएलए से यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, एमपी से यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, काउंसलर से यहाँ बहुत परेशान है। मैं इस चैनल के माध्यम से अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जनता आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखती है, आप उनकी उम्मीदों पर कुछ खरा उतरे, कम से कम कुछ करें। ओखला सामाजिक तौर से आप देखते हैं कि मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है और ज्यादातर लोग को कहना यह है कि ये पाकिस्तान यौम आज़ादी से आज तक जब जब हिंदुस्तान पर आ जाई है मुस्लिम शाबाशाना आगे खड़ा हुआ मिला है, कोई भी मौका हो। अब पाकिस्तान से इसका कंपेयर करना बहुत गलत है, क्योंकि हमें यहीं मरना हो, यहीं दफन होना है। हम दफन होने वहां नहीं जाने वाले, हमारा दफन यहीं होना है। मुस्लिम क्षेत्र होने के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी की लाइफ में पानी है, और यहाँ का पानी पीना तो बहुत दूर की चीज है। अगर आप व्हाइट कपड़ा धो तो वो भी गंदा हो जाएगा, आप 3-4 दिन बाद धोएं तो वो डैमेज हो जाएगा, फिर आप पहन नहीं सकते। गंदगी चारों तरफ। अल शिफा हॉस्पिटल जो कि यहाँ का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें लोग बीमारी जो वहाँ जाते हैं उसके आगे कूड़े का इतना ढेर है कि अगर उसको कोई बीमार उसको कोई लेके जा रहा है सही आदमी, तो उस कूड़े की गंदगी से वो बीमार हो जाएगा। डॉक्टर्स के पास टाइम ही नहीं है बीमारों को देखने के लिए, अपने उसमें लगे हैं। कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। एजुकेशन के मामले पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। अच्छे स्कूल में अगर आप एडमिशन बच्चे के लिए करा रहे हैं तो जामिया का नाम सुनते ही, ओखला का नाम सुनते ही मुस्लिम का नाम आता है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो हमें ये सब चीजें देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस पर नजर रखनी चाहिए। तो देखा जा सकता है कि किस तरह के मसाइल इस इलाके में हैं। तकरीबन दिल्ली के किसी भी इलाके में, मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो एक ही तरह के मसाइल नजर आते हैं और बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। जब 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला के जाकिर नगर वेस्ट इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के मसाइल हैं, क्यों 65 वर्ष बीत जाने के बावजूद मुसलमान तालीमी और सियासी और माशी लिहाज से पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है जैसे सफाई वगैरह, और यहाँ के जो नेता पॉलिटिकल राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं दिखावे के लिए। अगर मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल लेता हूँ, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे जाकिर नगर, शाहीन बाग, ओखला के अंदर जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होने जाती है तो पॉलिटिकल जो लोग यहाँ के मिले हुए, इनका अपना ग्रुप होता है और ये अपने ग्रुप के एक नेटवर्क को मार्केट में छोड़ दिया जाता है रात के 11-12 बजे के बाद। जब भी कोई बिल्डर उस कंस्ट्रक्शन की खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद जब वो वहां से उनके नेटवर्क के गंदी सोसाइटी वाले लोग वहां से जाते हैं तो जानबूझ के अपनी बाइक को अंदर गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे कि वो बिल्डर के ऊपर कोई ब्लेम लगा के कुछ ज्यादा पैसा उनसे कलेक्ट कर सकें। इस तरीके की जो ये राजनीति चल रही है, ये ओखला की आवाम के अंदर, ओखला के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हीं लोगों की मिली भगते हैं। जब बाद में इनको पकड़ा जाता है तो पकड़ने के लिए पुलिस भी सामने नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी इनको पैसा जाया हुआ होता है। तो इसी चीज को लेके हम लोगों को देखना है कि ओखला एरिया के अंदर हमारे जामिया नगर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, टोटल जो है पॉलिटिकल नेताओं की बदौलत है।
तो मैं बिल्कुल इनका ये कहना है जिस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ के जो लोकल लीडरान हैं उन्हीं के जरिए पैदा कर रहे हैं और उन्होंने ही जो है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और उसी की वजह से मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। जी, मैं इस आलमी समय चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा कि जब महेश गिरी साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो गोया कि जो है मुझे मच्छरों ने प्रोटेस्ट करके कहा कि भाई महेश गिरी तुम इस इलाके में आ जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत है, हम यहाँ बिजली पानी वगैरह सब कुछ सही करा देंगे। चुनांचे यहाँ की आवाम ने उनको जिता दिया। जीतने के बाद हाल ये है कि वो यहाँ ना तो आते हैं और अगर एक बार आए भी तो आने के बाद वो चले गए। यहाँ का जो परेशानियां हैं इस इलाके की अब तक हल नहीं हो सकी हैं। जैसे पहले थी उनसे पहले वैसे आज भी है। तो पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके एमपी हैं तो स्पेशली महेश गिरी साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। 2 इशू हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस इलाके के। इशू एक पानी का, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है और हर सरकार का बुनियादी फर्ज है कि हर आदमी को, हर इंसान को उसके घर में पानी मिले। 16 दिसंबर 2013 को एक आरटीआई लिखी थी हमने जल बोर्ड को, जिसमें हमने पूछा था कि जाकिर नगर या बटला हाउस या और जो जितना इलाका ओखला में यहाँ पर पानी कब आएगा, यहाँ पर पानी क्यों नहीं आ रहा। आपको ताज्जुब होगा, उन्होंने जवाब दिया जल बोर्ड ने, उस जल बोर्ड ने जवाब दिया जिस जल बोर्ड का पिछले 10 साल से सदस्य आसिफ मोहम्मद खान जो यहाँ का एमएलए है लोकल, उसने जवाब यह दिया कि हमारे पास इन इलाकों को देने के लिए पानी नहीं है और हम पानी कब देंगे हम नहीं बता सकते। जब हमारे पास पानी होगा हम तब पानी देंगे। इसमें बात गौर करने की यह है कि सोनिया विहार का पानी इस इलाके से होकर गुजरता है। तो जिस इलाके से पानी होकर गुजर रहा है सरिता विहार में देने के लिए या उससे और आगे इलाके में देने के लिए या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में देने के लिए, उस इलाके में पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुसलमान रहते हैं, क्योंकि मुसलमान अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। लड़ेंगे कहां से? उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनको अपने पेट की फिक्र होती है, अपने हक के लड़ेंगे वो कहां से। दूसरी बात, यहां पर कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान जो कि कदीमी कब्रिस्तान है, उसमें ऑलरेडी एक बाउंड्री थी, बहुत अच्छी खूबसूरत बाउंड्री थी। लोकल एमएलए ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट उस बाउंड्री को तोड़कर दूसरी बाउंड्री करने के लिए पब्लिक फंड जो कि हमारा सबका पैसा है उस बाउंड्री में तोड़ करके दोबारा बनाने के लिए ना सिर्फ उसको मंजूर किया बल्कि लगा दिया गया। 2 करोड़ 83 लाख रुपए से हमारे मेरे ख्याल है बहुत सारे मसाइल सॉल्व हो सकते थे। जल बोर्ड में बैठ करके पानी नहीं लेने देता है किसी को, कब्रिस्तान को दोबारा बाउंड्री करवाता है। और तीसरी बात, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर करके वक्त इस कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट करवाई थी 49 बीघा शाहीन बाग में, जहां पर की अपना अस्तबल या अपना फार्म हाउस बना के बैठा हुआ है। वहां पर कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन उसने पूरे उसको कब्जा करके अपना अस्तबल बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया और हम अपनी तमाम दुनिया भर की एक्टिविटीज के लिए जो कि पब्लिक के काम नहीं आती हैं वहां से वो उनको अंजाम देता है। तो ये 3 चीज मेन चीज है। भारत सरकार को, दिल्ली की सरकार को इन पर जरा गौर करें। बिल्कुल इनके मुताबिक जो मसाइल हैं वो इलाके के लीडरान के जरिए ही पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। यहाँ जितने भी मसाइल है यहाँ के लोकल लीडर ही पैदा करते हैं। उसमें कोई लीडर अच्छे हैं जो काम करते हैं। शाहिद अली साहब पूरी तरह इलाके के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग और सब लीडर यहाँ गलत कर रहे हैं, तो उसके साथ शाहिद अली साहब की भी इम्पोर्टेंस कम जाती है। लेकिन मेरा जो मेन मौजू है आज, मैं तालीम पे काम करता हूँ बिहार से लेके दिल्ली तक। तो मैं यहाँ पर 7 साल से तालीम में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ देख रहा हूँ कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है इसका निज़ाम बिल्कुल बेकार है। यहाँ जिस स्कूल में गैर मुस्लिम प्रिंसिपल हैं वो यहाँ के बच्चियों के साथ, खास करके मैं गर्ल्स की बात करूँगा, उनको किसी भी छोटी छोटी बात पे बहुत दौड़ाते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट इशू करना हो, स्कूल से लेना हो, तो बच्चों को आज नहीं कल परसों, इस तरह से कई बच्चियां मेरे पास शिकायत लेके आती हैं। कई बार मैं जाके प्रिंसिपल से मिला भी हूँ कुछ लोगों के साथ। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ है। ये सुतेलापन नहीं होनी चाहिए। यहाँ की बच्चियों को भी पढ़ने का अच्छा मौका देना चाहिए। और जो स्कूल का निज़ाम है यहाँ, उसको आप जाके अगर देखेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। 10th क्लास के बच्चों को अगर 2 क्लास के कुछ पूछें तो बिल्कुल भी वो नहीं बता पाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ के तालीमी मेयार बहुत ही कम हो गया है। बिल्कुल तालीमी निज़ाम और तालीमी मियार के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया है कि उसमें जो है जो सरकारी स्कूल हैं उसमें प्रॉपर तालीम बच्चों को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से अगर वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ पर वो नाकाम होते हैं और यहाँ तक कि उनका एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं हो पाता। और अगर इस निज़ाम को बेहतर किया जाए तो इलाके में बच्चे काफ़ी आगे जा सकते हैं। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नए मुकाम से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।